मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार विजय भाई साहब, कैसे हैं? सज्जन जी। सर नमस्कार। नमस्कार सज्जन जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बस कृपा आपकी। बढ़िया चल रही है जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हो प्रशांत सर? बस सर फाइन है। भट्ट साहब, 2 दिन में क्या कारगुजारियां निकली? सैटरडे संडे मस्ती का दिन रहा पूरा आपका। नहीं, सैटरडे तो हालांकि जनरली फील्ड में गए थे, थोड़ा थोड़ा बहुत काम किया था फील्ड में। संडे कल तो शाम को टीम हमारी जो ब्रांच है ना, हमारी मणिनगर ब्रांच, उसकी मीटिंग थी, टीम मीटिंग थी, यानी सेमिनार था, होटल में रखा था। तो तकरीबन 2-3 घंटे का सेमिनार था। बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा था कल का, क्योंकि ये मार्च महीना है, इसलिए जैसे कि को पता होगा कि LIC की ओर से साल में 2 बार कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जाता है। तो कल ये सेमिनार रखा था जिसमें कई सारे प्लान पे डिस्कशन हुआ था। ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उन्होंने काफी सारी चीजें हमें बताई थी। ऐसी भी काफी सारी चीजें बताई कि जो हम नहीं जानते हैं, जैसे कि एक जीवन उमंग के बारे में। खास तौर से ये मुझे पहली बार पता चला कल के सेशन में। जनरली हम जो कस्टमर को बताते हैं कि आपको सर 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह की जो टर्म आपको सिलेक्ट करनी होती है, कोई भी कर सकते हो। पर ये जो बात है उसमें ऐसा है कि अगर कोई आपको कस्टमर बोल देता है सर कि अगर मैं वन टाइम पेमेंट करना चाहता हूं तो क्या हो पाएगा, तो उन्होंने बताया मुझे कि हाँ ये हो पाएगा, ये पॉसिबल है इस प्लान में सर। एक नई चीज जानने को मिली। बहुत अच्छी बात। तो ये अच्छा है कि जो जिसको अगर कोई कस्टमर बोलता है कि भाई मैं वन टाइम पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मुझे लाइफ टाइम गारंटेड रिटर्न मिलना चाहिए, तो ये एक अच्छा प्लान है, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। जो चेयरमैन क्लब मेंबर, उससे और डिफरेंट क्लब मेंबर्स के रिगार्डिंग क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कॉम्पिटिशन, उसके बारे में भी बात हुई थी हमारी। सिंगल प्रीमियम कैसे है जीवन उमंग का, आप बताएं, हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको भी सीखने को मिलेगी। देखिए, जैसे कि हम कोई भी प्रपोजल हम देते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल प्रपोजल दिया, तो उसमें फॉर एग्जांपल 80,000 रुपए का प्रीमियम, 80 राउंड अबाउट इतना आता है फॉर एग्जांपल। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे लाख रुपए का पेंशन चाहिए 15 साल के बाद, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रपोजल अगर बनाते हैं सपोज, तो कस्टमर अगर ऐसा बोलता है कि हम 15 साल की टर्म देते हैं, तो 15 साल तक लाख 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 रुपया वो जमा करता रहेगा। अब मान लीजिए कि कस्टमर ने 5 साल के बाद वो पेमेंट करना बंद कर दिया, तो इस प्लान में एक ये दूसरा भी इंफॉर्मेशन मेरे को जानने को मिली कि वो प्लान तो कंटिन्यू रहेगा आपका 15 साल तक, और 15 साल के बाद आपका जो 5 साल के अकॉर्डिंगली आपका जो भी आपका लाइफ टाइम आपको जो वही पेंशन का फायदा बेनिफिट पहलू है वो मिलता बनेगी। रहेगा, जैसे कि 40,000। जो 5 साल यानी में जो पैदा वैल्यू मिलेगी बनेगी, हाँ उस हाँ पर पेंशन मिलेगी। हाँ, उस पे मिलेगा ऐसा बताया। और दूसरा जो उसमें एक ऑप्शन यानी गाइडेंस ये दिया कि जैसे कि अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मैं आपको 15 लाख रुपया मैं आपको दे देता हूं, और 15 साल के बाद मेरे को लाख रुपया मिलने चाहिए लाइफ टाइम, बात दोनों एक ही है, थोड़ी अलग रीत से है। तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया, दो पार्शियल पेमेंट हम करवा सकते हैं कस्टमर से। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 7.5 लाख रुपया और सेकंड ईयर में 7.5 लाख रुपया, या तो वन शॉट पेमेंट करना चाहता है तो भी हो सकेगा। तो बाकी का जो ईयर्स का जो उसका जो पैसा होगा वो थोड़ा फ्रीज मोड में रहेगा, और 15 साल के बाद उसको जो लाइफ टाइम पेंशन 1 लाख रुपीज की है वो चालू हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें मेरे को अच्छी जानने को मिली। और क्लब मेंबरशिप पे क्या अपडेट था?
क्लब मेंबरशिप में एक्चुअली जो यहाँ हमारी ब्रांच की ओर से जो कुछ इन लोगों ने बेनिफिट्स रखे हैं कि भाई आप क्लब मेंबरशिप में जाते हो, यानी आपकी नंबर ऑफ लाइव्स इतनी होनी चाहिए, उसके लिए दिया एक पैम्पलेट्स हमें दिया था। तो उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं और कंपटीशन में क्या क्या आपको मिलेगा। जनरली ब्रांच वाइज कॉम्पिटिशन्स होती रहती है, तो उसमें भी उन लोगों ने काफी सारा बताया था, इंफॉर्मेशन हमें दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। विजय जी, क्या रहा 2 दिन का कार्यवाही आपका? सर बढ़िया रहा सर। हो गए सर जी सवाल तो तीनों दिन में। जी विजय जी, क्या पॉलिसी हुई है, क्या अचीवमेंट रहा 2 दिनों का? पांच पॉलिसी करा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजीत जी? जी सर। रंजीत जी? जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। 2 दिनों में क्या गतिविधि रही? विजय जी ने 5 पॉलिसी करी, प्रशांत जी ने बहुत अच्छे ऑप्शन के ऊपर बात करी है और इनको कल पहली बार मालूम हुआ है। आपको और विजय जी को ये बात पहले से बहुत मालूम था और आप जी जी जी, आपके माध्यम से सर पता चला था चला हुआ है, तो उसके ऊपर देखो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया प्रशांत जी, और आपको जानकारी होने के बाद में भी आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो और 2 दिनों क्या ये सर, ये तो धीरे धीरे जैसे इंफॉर्मेशन ये सर ना, सबसे पहले तो अपना खुद का नॉलेज होना चाहिए। अपना नॉलेज क्लियर हो तो हम आपको किसी को गाइड कर सकते हैं। हमारा नॉलेज अगर हम क्लियर हमारे रिकॉर्ड से नहीं रखेंगे तो हम कैसे गाइड कर सकते हैं? ये बहुत बहुत पहली नहीं नहीं, हमारे सर ने तो इससे पहले भी प्रेजेंटेशन दिखाए थे जीवन उमंग के बारे में, बहुत क्लियर करके हमें पता चला था। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं आज अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं और आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को एक बार देख लें। बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा। फॉर्म नंबर 360। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है। जी जी सर जी। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा का विषय है वो फॉर्म नंबर है 360, जो रिवाइज फॉर्म है 2021 का। ध्यान रखेंगे, ये अभी बहुत ही रिसेंटली ये फॉर्म रिवाइज हुआ है और उस रिवाइज होने के बाद का लेटेस्ट फॉर्म है, सबसे लेटेस्ट फॉर्म है 360। 360 के बारे में दोस्तों मैं ऐसा बता दूं कि मुख्य रूप से हम लोग 3 तरह का फॉर्म भरते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है 300, जो 18 साल या उसके ऊपर की व्यक्ति की पॉलिसी कर रहे होते हैं तो कंपलसरी होता है भरना। दूसरा फॉर्म होता है 340, जो 18 साल से कम और 10 साल से ऊपर के बच्चे और बच्ची को भरा जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है आज का फॉर्म नंबर 360, जो 0 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे और बच्ची के लिए फॉर्म भरना जरूरी होता है। जो 360 और 340 नंबर फॉर्म है, उसके साथ में प्रपोजर का फॉर्म 300 नंबर भरना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, इस फॉर्म के सबसे ऊपर राइट साइड में दिया हुआ है कि कलर फोटो ऑफ द प्रपोजर, कलर फोटो ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, यानी कि जिसकी भी हम पॉलिसी कर रहे हैं बच्चा और बच्ची का, उसका फोटो चाहिए, कलर फोटोग्राफ, और साथ में गार्जियन का भी फोटो चाहिए। दोस्तों, प्रपोजर फॉर इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ माइनर लाइफ्स क्लियर किया हुआ है कि ये जो प्रपोजल फॉर्म है ये माइनर लाइफ के लिए है, यानी कि मेजर लाइफ 18 साल से ऊपर को बोलते हैं और 18 साल से कम को हम माइनर लाइफ बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म के ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा डिवीजन ऑफिस, जिनका जो डिवीजन है अपना अपना डिवीजन डालेंगे, और उसके बाद के क्रम में आएगा ब्रांच ऑफिस का कोड नंबर, ब्रांच कोड नंबर। दोस्तों, इंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रपोजर के लिए क्लियर है कि जो भी आप भरेंगे ब्लॉक लेटर में भरेंगे, और सेक्शन 1, 2, 3 बाई इसमें सब चैप्टर दिया गया है, और जो भी क्वेश्चन और आंसर ए से नो में देना वो बिल्कुल क्लियर कर देना है। उसके नीचे वाला
कॉलम में दोस्तों दिया गया है कि आपका एजेंसी कोड, डीओ कोड, CLIA कोड होना चाहिए और साथ में एजेंसी कोड के साथ में मोबाइल नंबर भी डाल दें। अगर आपके पास लाइसेंस नंबर है तो लाइसेंस नंबर भी डाला जाए और डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस का भी ऑप्शन इसमें है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अमूमन जो प्रैक्टिस में रहता है दोस्तों, वो सिर्फ आप अपना कोड नंबर और CLIA डीओ कोड नंबर डालने के बाद में ऑटोमेटिकली डाटा उठा लेता है सारा डिटेल्स। तो ये नहीं भी भरेंगे तो चलता है, लेकिन आपको अपना एजेंसी कोड फॉर्म पे जरूर डालना है। अदरवाइज अगर आपने एजेंसी कोड नहीं डाला और हमारे जैसे टीम हेड के पास में आ गया आपका प्रपोजल, तो हो सकता है गलती से किसी और मित्र के कोड में केस डल जाए, क्योंकि फॉर्म के ऊपर कोड नंबर नहीं रहने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार मालूम ही नहीं हो पाता है। दोस्तों आगे जब हम देखते हैं उसी फॉर्म में, तो आपको इनवर्ड नंबर रहता है। ब्रांच में पर डे का इनवर्ड का एक मैनुअल फाइल होता है, जिस फाइल के ऊपर इनवर्ड नंबर लिखा रहता है, वो इनवर्ड नंबर डालना है और किस डेट में इनवर्ड नंबर डाला गया था वो डालना है। उसके नीचे प्रपोजल नंबर होता है। प्रपोजल नंबर जब हम पॉलिसी टाइप कर रहे होते हैं उस समय आता है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जितना आप डिपॉजिट करने वाले वो यहाँ पे लिखा जाएगा। BOC, कई बार जब ग्रीन चैनल का समय आ गया है उस समय में BOC की जरूरत नहीं होती है, अन्यथा BOC नंबर भी इसमें पहले डाला जाता था और अभी भी डाला जाता है उन केस में जो केस ग्रीन चैनल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे BOC का डेट भी डालना आवश्यक होता है मित्रों। इसके अलावा आगे देखते हैं सेक्शन 1 में डिटेल्स ऑफ प्रपोजर एंड लाइव टू बी एश्योर्ड। इसमें क्लियर कर दिया हुआ है कि आपको दोनों का डिटेल्स आपको बड़ी बारीकी से भरनी है, जिसमें एक साइड में प्रपोजर का और दूसरे साइड में जिनकी हम पॉलिसी बच्चे और बच्ची के कर रहे हैं उसका नाम डालना है। सबसे पहले आता है नेम। तो नेम के अंदर में जो प्रपोजर है और जो बच्चा या बच्ची है उसका नाम डालना है। उनके फादर का नाम, यहाँ पे ध्यान रहे, प्रपोजर के फादर का नाम में प्रपोजर का फादर आएगा और बच्चे और बच्ची का फादर का नाम में प्रपोजर का नाम आएगा। अगर प्रपोजर फादर है तो मदर के नाम में भी सेम आएगा कि जो प्रपोजर है उनके मदर का नाम देना है, या जिसकी हम पॉलिसी लाइफ एश्योर्ड जो बन रहे हैं उनके मदर का नाम डालना है। यहाँ पे जेंडर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। दोस्तों ध्यान रहे, पॉलिसी आप थर्ड जेंडर को भी दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, ये भी आपको क्लियर कट लिखना है और स्पाउस का फुल नाम लिखना है, दोनों कंडीशन में जो आवश्यकता हो। डेट ऑफ बर्थ डालना है, बिल्कुल क्लियर कट, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से रहेगा। एज अप्रोक्सीमेट डालना है, जो आपका डाटा के हिसाब से जो एज बनता होगा। डिपेंडिंग ऑफ द प्लान कंडीशन, एज लास्ट बर्थडे और एज नियर बर्थडे, ये दोनों ऑप्शन रहता है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। तो ये अप्रोक्सीमेट एज डाल देंगे तभी भी कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 9 में बात आती है प्लेस की, सिटी ऑफ बर्थ की, जिस शहर में प्रपोजर की और लाइफ एश्योर्ड की जन्म स्थान है वो डालना है। नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, आप किस तरह की एज प्रूफ सबमिट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डालना नितांत आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट आप क्या डाल रहे हैं। नेशनलिटी, अगर इंडियन बॉर्न है तो इंडियन डालेंगे, अगर किसी दूसरे राष्ट्र के नागरिक हैं तो दूसरे राष्ट्र का नेशनलिटी डालना है। सिटीजनशिप, मान लेते हैं कोई नेपाल का, भूटान का, तिब्बत, बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान का रहने वाला है तो उसका सिटीजनशिप क्या इंडियन मिल चुका है, या किसी भी कंट्री का रहने वाला है तो उसका सिटीजनशिप क्या इंडियन का मिल चुका है, वो भी आपको दोनों केसेस में डालने हैं। दोनों केसेस से तात्पर्य यहाँ पे प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड दोनों के लिए रहेगा। दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन प्रपोजर एंड लाइफ टू बी एश्योर्ड, दोनों का रिलेशन क्या है आपस में
वो दोनों में आपको क्लियर कर डालना है। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, एड्रेस में जिस एड्रेस पे आप अपना डाक चाहते हैं, आप पॉलिसी बॉन्ड चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि प्रिंट आपका एड्रेस पॉलिसी बॉन्ड पे होकर के आए, रिसिप्ट पे होकर के आए, वो एड्रेस यहाँ पे डालना आवश्यक है। जिसमें सबसे पहला कॉलम आता है हाउस नंबर का, दूसरा नंबर आता है सिटी, टाउन और विलेज का, तीसरा कॉलम आता है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का, और चौथा कॉलम आता है कंट्री का, और उसके नीचे कॉलम पिन कोड का आता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस भी पिन कोड में पोस्टल कोड बोलते हैं उसको, उसके अलावा टेलीफोन नंबर विद आईएसटी कोड अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है, और अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर मैं 15 नंबर कॉलम की बात करूं तो इसमें परमानेंट एड्रेस का जिक्र उसी तरह से किया हुआ है जिस तरह कॉलम नंबर 14 में प्रेजेंट एड्रेस का जिक्र किया था। दोस्तों 16 नंबर कॉलम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिडेंशियल जो स्टेटस है आपका वो रेजिडेंट इंडियन का है, एनआरआई का है, एफएनआईओ का है या ओसीआई का है। उसी तरह एसोर्ड पर्सन में भी यही चीज पूछा गया है। दोस्तों अगर आप एड्रेस आउटसाइड इंडिया का अगर आपके पास है, खास तौर पे तब जब आप एनआरआई हो, एफएनआईओ हो और ओसी है, तो आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया का जो आपका एड्रेस है दोनों कॉलम में, प्रपोजर में और लाइफ की शॉर्ट पर्सन में, वो डालना यहाँ पे आवश्यक है, जिसके अंदर हाउस नंबर, सिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड नंबर डालना जरूरी होता है। दोस्तों इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे KYC एंड PMLA अगर है आपके पास में तो वो आपको डालना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप इनकम टैक्स एसएससी हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, तो है तो एस लिखना है और नहीं है तो नो कर देना है। दोस्तों उसी तरह अगर दोनों पॉलिसी होल्डर का तात्पर्य लाइफ इंश्योर्ड और प्रपोजर से है, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डालना है दोस्तों, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस कॉलम को आपको टिक करके आगे बढ़ना है। तीसरे नंबर में आईडी डिटेल्स आपको डालने हैं, प्रूफ और आइडेंटिटी, आईडी नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी, एड्रेस प्रूफ ऑफ सबमिटेड जो आप कर रहे हैं, क्या एड्रेस प्रूफ सबमिट कर रहे हैं वो लिखना है, और आर यू रजिस्टर अंडर जीएसटी, इफ एस गिवन जीएसटीआई नंबर आपको डालना है अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो। CKYC नंबर अगर आपका है, सेंट्रलाइज नाउ योर कस्टमर अगर आपने रजिस्ट्री कराया हुआ है तो वो नंबर भी आपको डाल देना है। दोस्तों इसके आगे आपका एजुकेशनल डिटेल्स आएगा, लाइफ टू बी एश्योर्ड का मतलब ये इसमें जिनकी हम पॉलिसी कर रहे हैं बच्चा और बच्ची का, उसका एजुकेशनल डिटेल्स डालना है। इज द चाइल्ड स्टडीइंग मतलब बच्चे क्या या बच्ची क्या पढ़ रही है, तो यहां पे आंसर यस और नो में आपको देना है। दोस्तों और अगर पढ़ रहा या पढ़ रही हैं, इफ एस स्टेट द क्लास इन और टाइप ऑफ कोर्सेज या किस क्लास में और किस तरह की कोर्स की तैयारी कर रहे हैं ये भरना आवश्यक होता है। कॉलम नंबर 4 में देखेंगे ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रपोजर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला कॉलम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन का, सोर्स ऑफ इनकम का, किस तरह से उनका इनकम आता है, नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर का, अगर वो सर्विस करते हैं तो किनके यहाँ सर्विस करते हैं, उनका नाम या उस कंपनी का क्या नाम है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का काम करते हैं, लेंथ ऑफ सर्विस, कब से उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया हुआ है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां पे लिख सकते हैं, और उनका एनुअल इनकम लिखना होगा। दोस्तों जो अगर आप आईटीआर फाइल करते हो या ये अप्रोक्सीमेट जो आपका सैलरी या बिजनेस इनकम से इनकम आता हो। दोस्तों यहाँ कॉलम नंबर 5 आ गया है जिसमें अदर्स है। अदर्स में आपके वो सारी चीजें पूछेंगे जिसमें कि आपको मोरल हैजार्ड से बहुत बड़ी चीजें निकल के आती है, जिसके ऊपर हमने पहले भी आपको वीडियो बना के दिया हुआ है कि इसमें ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिकेशन देने हैं आपको, जिसमें कि आपको रिस्क काउंट करता है, जिसमें मुख्य रूप से ये जानना चाहते हैं क्या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की तरह काम तो नहीं कर रहे हैं जहां पे आपको किसी एयरफोर्स, किसी मिलिट्री फोर्स, किसी पुलिस फोर्स, किसी सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री में आप काम कर रहे हैं, तो उसका डिटेल्स आपको डालना है। अगर आप
पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, आप किस पार्टी से हैं, और फैमिली मेंबर क्या आपका किस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो भी आपको डालना है। और इसके अलावा अगर माइनर लाइफ की बात करें, अगर माइनर लाइफ की बात करें तो माइनर लाइफ के बारे में जहां पे बच्चों का ये फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर उनकी पहले से पॉलिसी चल रही है बच्चों की तो पॉलिसी नंबर, पॉलिसी का ब्रांच और डिवीजन, प्लान नंबर, टेबल नंबर, सम एश्योर्ड, डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ रिवाइवल, अगर पॉलिसी लैप्स हो गई थी तो रिवाइव लास्ट कब हुआ है, वेदर एक्सेप्ट एट ऑर्डिनरी रेट, इफ नॉट गिव डिटेल्स, अगर रेट ऑर्डिनरी रेट पे हुआ है या कोई स्पेशल रेट पे हुआ है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स देने हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल होकर के हुआ है, पॉलिसी इन फोर्स है या नहीं है, और पॉलिसी की लास्ट एफयूपी डेट क्या है, और अगर पॉलिसी सरेंडर हुई है तो किस डेट को सरेंडर हुई है। दोस्तों इसके अलावा कुछ प्रपोजर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रपोजर ने कोई पॉलिसी विड्रॉ तो नहीं कराया, कोई पॉलिसी ड्रॉपेट तो नहीं कर लिया, कोई पॉलिसी डिक्लाइन तो नहीं है, किसी और ब्रांच में किसी और शाखा में कोई पॉलिसी उनकी पेंडिंग तो नहीं है, या पॉलिसी रिजेक्ट तो नहीं कर दी गई है, और अगर पॉलिसी है उनका तो उनके पूरी डिटेल्स इसमें सबमिट आपको करना होगा। दोस्तों इसमें जिस बच्चे और बच्ची का हम पॉलिसी कर रहे होते हैं उनके मदर का, फादर का, ब्रदर का और सिस्टर का यहाँ पे पॉलिसी नंबर के साथ में सम एश्योर्ड भी देना जरूरी है। दोस्तों यही विशेष कॉलम है कि जो अभी 2021 में रिवाइज होकर के जोड़ी गई है, पहले एक कॉलम की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे प्रपोजर का मोबाइल नंबर, क्योंकि पहले लैंडलाइन नंबर का ऑप्शन था, अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ प्रपोजर ये कंपलसरी कर दिया गया है, और उसके जस्ट नीचे प्रपोजर का हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। प्रपोजिट प्लान के डिटेल्स के बारे में दोस्तों ये चीज रहता है कि आप कौन सा टेबल नंबर दे रहे हैं, प्लान नंबर कौन सा दे रहे हैं, टर्म कितने साल का है, उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है, बेसिस सम एश्योर्ड कितना प्रपोज कर रहे हैं, मोड ऑफ प्रीमियम क्या है, जो मुख्य रूप से 6 तरह का मोड ऑफ प्रीमियम होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, नेच, ट्रिपल एस और सिंगल, जिसमें से कौन सा मोड आपने अपनाया है, और क्या आपने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया हुआ है, और क्या पॉलिसी को आपने बैक डेट से भी करने का ऑर्डर इंडिकेशन दिया है, ये भी सूचना आपको इस फॉर्म के अंदर ही डालनी होगी। और अगर पॉलिसी ट्रिपल एस के माध्यम से ली गई है, ट्रिपल एस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर सैलरी सेविंग स्कीम लागू होती है, तो वहां पे आप किसी की पॉलिसी कर रहे होते हैं तो उनसे सिर्फ 1 महीने का प्रीमियम ही लेके आप पॉलिसी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस केसेज में उनकी पेइंग अथॉरिटी कोड एंड डिपार्टमेंट नंबर और बैच और एसआर नंबर भी देना आवश्यक होता है। और दोस्तों ये पॉलिसी पहली बार तो आपके ब्रांच में होगी, और उसके बाद ये पॉलिसी ट्रांसफर होके जिस ब्रांच में ट्रिपल एस का कोड लगा हुआ है उस ब्रांच और डिवीजन को ये पॉलिसी चली जाएगी। दोस्तों इसी कॉलम में आगे एक कॉलम आता है कि अगर आधारशिला और आधार स्तंभ पॉलिसी के लिए आप प्रपोजल भर रहे हैं तो उसमें ये चीज क्लियर करना है कि क्या पहले से प्रपोजर या लाइफ इंश्योर्ड के ऊपर कोई आधारशिला या आधार स्तंभ पॉलिसी पहले ली गई है। अगर ली गई है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैक्सिमम 3 लाख का ही टोटल एक व्यक्ति और एक बच्चे और बच्ची को पॉलिसी दी जा सकती है, क्योंकि आधारशिला और आधार स्तंभ एक छोटे प्रीमियम पे बहुत अच्छी और बेहतरीन पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो कम पैसे में ज्यादा बेहतर चाहता है। इसका मतलब ये पॉलिसी बिल्कुल सरकारी कोटा की तरह है, लिमिटेड पॉलिसी है, तो इसका आप उसी तरह से ही ध्यान देकर के इस पॉलिसी को करें, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा कोई भी एक व्यक्ति को पॉलिसी नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन ले रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे क्लियर कट ऑप्शन आज ही दे देना है कि आप सेटलमेंट ऑप्शन में ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रपोजल के बारे में जानकारी मांगी गई है, वो देना है, जिसमें खास तौर पे बैंक डिटेल्स मुख्य रूप से है, जो आपको निश्चित तौर पे
पूरी सावधानी से बैंक डिटेल्स को भरना चाहिए। अगर दोस्तों आपने एक बार बैंक डिटेल्स सही ढंग से भर दिया तो आप विश्वास रखें कि आगे उस कस्टमर के अकाउंट में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए आपको फिर से दोबारा आपको केवाईसी या बैंक डिटेल्स आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एक बार में ही प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है तो ये निश्चित मान के चलें कि आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपको मुक्ति मिल जाने वाली है। दोस्तों उसके आगे यहाँ पे थंब सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन ऑफ द प्रपोजर का फिर से आ जाएगा दोस्तों उसके बाद में जो कॉलम आता है वो सेक्शन 3 का आता है। सेक्शन 3 में मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि कोई आप ड्रग्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई ऐसी चीज तो नहीं यूज किया है आपने, कोई हॉस्पिटल या मेडिकल लीव तो नहीं लिया है, कभी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं कराया है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को पढ़ करके ही आप इसका आंसर ए से नो में दें। दोस्तों हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको नो देना आपको सूट करता हो, लेकिन सत्यता और सच्चाई के रास्ते पे आपको चलना चाहिए। इसलिए अगर किसी को हेपेटाइटिस और एड्स या HIV जैसे कुछ लक्षण हैं तो उसका आपको जिक्र करना चाहिए। और अगर उन्होंने कभी इस तरह के टेस्ट कराया है जिसमें कोई इस तरह की रिपोर्ट आई हुई है जो संदेहास्पद लगती है तो आपको निश्चित तौर पे इसका जिक्र आपको अपने प्रपोजल में ग्राहक से करवा देना चाहिए। दोस्तों फीमेल लाइफ्स के लिए भी कुछ चीजें यहाँ पे डिक्लेरेशन जरूरी होती है। अगर फीमेल लाइफ्स अपनी फैमिली देते हैं, फीमेल लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो उनको भी अपने बारे में मुख्य रूप से ये सारी जानकारी देनी चाहिए कि किस किस तरह से बीमारी और प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं। अगर उसी कॉलम में अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों तो फैमिली हिस्ट्री बहुत एक फैंटास्टिक कॉलम है जिसके द्वारा आप उनके सारे परिवार के नाम लोगों का आप नोट करके उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के उनको रेफरेंस दे करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों उसमें मुख्य रूप से फैमिली डिटेल्स में ये लिखा जाता है कि अगर जिनकी पॉलिसी कर रहे हैं उनके फादर मदर हैं तो उनकी एज ग्रुप क्या है, और अगर नहीं है तो उनकी एज ऑफ डेथ क्या है और डेथ का कारण क्या है। उसी तरह ब्रदर्स में, सिस्टर्स में, स्पाउस में और चिल्ड्रंस में भी सेम चीजें ही लिखी जाती है। तो इसको एक बार आप पढ़ के जरूर आप प्रैक्टिस में ले लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों उसके बाद में आपका यहाँ पे सिग्नेचर होता है प्रपोजर का, और उसके बाद में जब सेक्शन लागू होता है सेक्शन 4 है जो डिक्लेरेशन है। वो डिक्लेरेशन प्रपोजर के द्वारा दिया जाता है कि जो भी उन्होंने सेक्शन जो भी ऊपर जिक्र किया है वो सारा का सारा उन्होंने अपने ज्ञान और नॉलेज के हिसाब से सत्य किया है, और किसी तरह का प्रपोजर कोई असत्य पाई जाती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद में उस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस डेट को आप साइन करा रहे हैं किस स्थान पे करा रहे हैं वो डालना है, जगह और सिटी का नाम, डेट, मंथ और ईयर का नाम डालना जरूरी होगा दोस्तों उसके साथ में सिग्नेचर ऑफ विटनेस, नेम, ऑक्यूपेशन इन एड्रेस, ये मुख्य रूप से यहाँ पे आपका आना चाहिए, और राइट साइड में आपका प्रपोजर का ही सिग्नेचर होगा। ध्यान रहे इस फॉर्म में सारे सिग्नेचर प्रपोजर के ही होने हैं। दोस्तों एक और आ गया नंबर 1 में, डिक्लेरेशन बाय द पर्सन फिलिंग इन द फॉर्म इन केस ऑफ फिलिंग इन द, अलग लैंग्वेज में भरे जाना है। अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में फॉर्म को भरा जाता है और PWB भी दिया जाता है तो वहां पे भी एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि मुझे फॉर्म भरने वाला या जिसके सामने फॉर्म भरा गया है उसने मुझे सारी चीजें सत्यता पूर्वक बता दी हैं, समझा दी हैं। उसके बाद में सिग्नेचर है, फिर नीचे विटनेस का नाम जो डिक्लेयर करता है, और उसके बाद में आता है सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1930 एक्ट का कॉलम। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से वो चीजें समाहित हैं जो खास तौर पे कमीशन और डिस्काउंटिंग से संबंधित होती है। दोस्तों उसके अलावा एक और सेक्शन इसमें आता है, सेक्शन 41 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट
ये भी आप एक बार गंभीरता से पढ़ लें, जो हमने मुख्य रूप से फॉर्म नंबर 3293A से इसमें ऐड किया गया है, जो माइनर लाइफ के ऊपर है। उसमें ये चीजें होता है कि जब आप पॉलिसी मैच्योर हो जाए तो क्या आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा पेमेंट आपके माइनर लाइफ को हैंड ओवर कर दिया जाए, तो उसके लिए आज ही आप अथॉरिटी दे रहे होते हैं, वो यहाँ पे है। उसमें विटनेस में आपका नाम होगा, सिग्नेचर और प्रपोजर में वहां पे प्रपोजर का नाम होगा मित्रों। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने सारे अपने तीनों फॉर्म में बताया है कि किसी भी पॉलिसी को या डेथ क्लेम को आप 5, 10 या 15 साल की मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली किस्तों में लेने का ऑप्शन होता है। आप उसी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म को साइन करना है, और उसके बाद में इस फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है जिसको आप एक बार ध्यान से समझ लें। ये मुख्य रूप से आपके डेथ बेनिफिट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बारे में है। ऊपर जो था वो आपके मैच्योरिटी पेमेंट के बारे में था, नीचे आपके डेथ पेमेंट के बारे में है। दोस्तों ये बहुत छोटा सा, बहुत संक्षेप में सिर्फ 11 पेज का फॉर्म है, जो बिल्कुल रिवाइज किया हुआ है। तो निश्चित तौर पे जब भी फॉर्म नंबर 360 की आवश्यकता हो, आप इसी फॉर्म का सदुपयोग करें। इसी के साथ में मैं आज का अपना प्रेजेंटेशन वाला पार्ट समाप्त करता हूं, और आप दोस्तों से क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है मन में अगर आपके, तो आप जरूर पूछें। जी मित्रों। सर पहला फॉर्म में जो था नंबर 12 नंबर कॉलम में, जो सिटीजनशिप, सॉरी सर पानी पी लीजिए। थोड़ा कंफ्यूजन है इंडिया में, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ। अपने यहाँ पे सिटीजनशिप माने साबित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मान्यता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड कोर्ट से तो अप्रूवल है नहीं। जैसे कोई नेपाल का आदमी बना लिया या कोई बांग्लादेश का आदमी बना लिया। जी जी सर, मैं भी कोई न्यायाधीश नहीं हूं, तो इसलिए मैं भी इसका निर्णय नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मैं इतना निर्णय जरूर आपको बता देता हूं कि आप जो मुझे प्रूफ भारत का नागरिकता का देंगे, हम उसी देश की सिटीजनशिप मान लेंगे। नहीं, कोई बांग्लादेशी है और उसको इंडिया का नागरिकता नहीं मिला और आधार कार्ड पैन कार्ड है और उन्होंने कर लिया, कोई बड़ा पॉलिसी करा लिया, और उसके बाद उसका यदि डेथ क्लेम कोई बड़े अमाउंट में आता है तो इनके इंक्वायरी तो अंदर तक ही होगी। डेफिनेटली होगी, इंक्वायरी होगी। इसमें सबसे पहले ना ये देखा जाता है कि जब डेथ क्लेम आती है तो डेथ क्लेम में आपका नॉमिनी कौन है, और नॉमिनी का रिलेशन आपसे जो दिया गया है वो कितना सही है। बस ये चीजें होती हैं। नेशनलिटी फिर वहां पे भी आ गई ना, जिसके मान लेते हैं आप एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्दुल है, अब्दुल बांग्लादेश का रहने वाला है, वो बांग्लादेश से आया था और इंडिया में रह रहा है कई सालों से। इंडिया में रह करके उसने सही या गलत रास्ते से उसने अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया है। तो आप और हम ये सिद्ध करने का हक तो रखते ही नहीं ना कि वो बांग्लादेशी है, क्योंकि आपके पास जो साक्ष्य आ रहा है, जो प्रूफ आ रहा है, आप उस प्रूफ के आधार पर उसको पॉलिसी इशू करके देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आप उसको घोषित करेंगे कि ये भारतीय नागरिकता है। ठीक है, और उसके जो भी बेनिफिशियरी हैं वो नॉमिनी होंगे और आफ्टर डेथ उस नॉमिनी को पेमेंट मिलेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और थर्ड जेंडर में मैंने बात की, अभी मेरे वहां पे मेरे पड़ोस में ब्लॉक में रहते हैं, मैं स्पेशली मैंने जब डॉक्टर के पास से आ रहा था बीच में मिल गए तो लोग, मैंने बोला इनको आप लोगों के लिए कुछ मैं लाया हूँ, तो बड़ी उससे खुशी हुआ। उसको मैंने बोला जो अब LIC में, वो लोग को पता भी नहीं LIC होता क्या है, करवाते। मैंने आप लोग भी हिस्सेदारी हो ले सकते हैं सरकारी का फंड का या सरकारी पॉलिसी का, जीवन बीमा का। तो वो लोग बोला मैं मार्च बिजी हूँ और मार्च के बाद मैं आपको डेफिनेटली बात करूंगी। हाँ, लेकिन तो इसके लिए कोई अलग मार्च के बाद वो लोग मांगने जाते ना जगह जगह, थर्ड जनरेशन का, जो थर्ड जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ना, होली मांग रहे होंगे वो। हाँ, तो उससे मैंने बात किया, पूरे ग्रुप से बात किया, वो लोग तैयार है। करिए ना सर, करिए। तो आप एक दो जैसे एक प्रपोजल लाएंगे ना,
हाँ। एक ही प्रपोजल, दो ही प्रपोजल से आपको कहीं कंफ्यूजन होगी, कहीं प्रॉब्लम होगी, तो क्लियर हो जाएगा ना सर उसमें। और इसमें कोई अलग से हम कोई मैंने इसमें भरते क्या, अलग से कोई फॉर्म उनको, या अलग से कोई गाइडलाइंस इनके लिए, सर या सेम हमारे जैसे जो फॉर्म? जो फॉर्म देखिए, अभी जो फॉर्म हमने तीनों फॉर्म का जिक्र किया है आपसे, तीनों जी, फॉर्म में जी। कुछ अलग से थर्ड जेंडर के लिए तो दिया नहीं गया हुआ है। सामान्य यही फॉर्म है, यही फॉर्म भरना है आप। सर उनका जो बैकग्राउंड पेरेंट्स का जो आता है ना, कि जो हम नॉमिनी तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को बनाएंगे नहीं, कि जो वो तो वहां से हट चुके हैं, वो लोग अपना दुनिया बसा लेते। सर मेरी मेरी जो दुविधा ना वो थोड़ा वहां पे रुक जाता है। इनके नाम ही चेंज, मैंने एक्चुअली मैं इस काम करता हूं तो मैंने कितनों का नाम चेंज करवाया, अभी भी मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है। तो मैं उस मैंने वहां पे उतर के बात कर रहा हूँ, जो मैंने कैसे उसको कंफ्यूजन कैसे दूर करे। देखिए सबसे पहले ना हमको उसका जो आईडी है, आईडी मान लेते हैं राशन कार्ड है ना, मान लेते हैं उसका वोटर आईडी कार्ड है, मान लेते हैं उसका आधार कार्ड है। आधार कार्ड पे पहले वो कोई था, राम कृपाल यादव था, ठीक है। अब उसका उसने नाम रख लिया है खुशबू, बराबर। अब पहले वो मेल था, अब वो हो गई है फीमेल। हमें क्या मतलब वो क्या था नहीं था, हमें मतलब इस बात से है कि वो खुशबू है और फीमेल है, और उसके फादर का नाम ए है, उसके मदर का नाम है। जो प्रूफ, जो साक्ष्य है, उसके आधार पे आपको पॉलिसी करनी है। और एक कंफ्यूजन और आया था, जो हम नॉमिनी किसी अदर पर्सन को नहीं बना सकते, शायद मैंने एग्जाम के दौरान पढ़ा था, अपने रिलेशन में होना चाहिए, किसी और को आप बना नहीं सकते, या कोई आपको बन भी नहीं सकता है। तो इनके केस में तो कोई अदर ही बनेगा। क्यों अदर बनेगा? ये भी किसी को मान लेते हैं उसके आधार कार्ड पे उसका माँ बाप का नाम नहीं है क्या? है तो अपने फादर, लेकिन हाँ, बरसों से मिलते ही नहीं उनसे। फादर का नाम तो है ना। हाँ, तो नॉमिनी फादर को बनाएगा, मदर को बनाएगा, भाई को बनाएगा, सिस्टर को बनाएगा, किसी को तो बनाएगा। हाँ पूरी। लेकिन ये लोग जिसको गोद लेते हैं उनको ही अपना मानते हैं। हाँ तब ठीक। इनको जैसे मैंने बात किया ना, ये लोग एक किन्नर दूसरे किन्नर के गोद लेते हैं। अच्छा। हाँ, उनको अपना माने पारिवारिक, मैंने बचपन से लाते पालते हैं, वो इसी को सब कर देते, अपना संपत्ति उसी को दे जाते हैं। मैंने बहुत देर बात किया, काफी देर बात किया। आप एक प्रपोजल ला के दीजिए ना, उसके आगे मालूम हो जाएगा आपको कहाँ पे कोई डिफिकल्ट मालूम हो जाएगा, हाँ, रास्ता निकल जाएगा, है ना। एक दो चार प्रपोजल ला के निकाल के दीजिए, फिर उसमें जो कमियां होगी उसको दूर कर ली जाएगी। कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा, कुछ सीखने को हम लोगों को भी मिलेगा। जी जी जी, ठीक है। सामान्यतः समान दृष्टिकोण से आप उसको देखें, लॉजिकली देखें, तो हमारे पास जो फॉर्म है वो बिल्कुल क्लियर कट फॉर्म यही कहता है कि तीनों के लिए एक ही फॉर्म है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। बाकी करने के बाद ही क्या सामने आएगा। और कोई क्वेश्चन? प्रशांत जी। हाँ सर, क्वेश्चन ये है, वैसे फॉर्म में तो वैसे मेरे को पता चल गया है, और थोड़ा जानकारी ये लेनी है, कंफर्मेशन थोड़ा लेना है। जो फॉर्म नंबर 300 जो हमने जो है वो 18 साल से बड़ी उम्र के व्यक्ति के जी हम पढ़ सकते हैं ना? जी बिल्कुल। तो उसमें सर एज क्राइटेरिया है 18 साल से ऊपर, और एज क्राइटेरिया 18 साल से ऊपर मैक्सिमम जो भी है सबके लिए। नहीं ऐसा? ओके जी। और सर ये फॉर्म, हम ये जो फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 360, ये पर्टिकुलरली ये बच्चों के लिए होता है ना? बच्चों और बच्ची के लिए आपने बताया जी जी शुरू में, माइनर तो उसमें कौन सा एज क्राइटेरिया है? 0 से 10। माइनर लाइफ 0 to 10। 0 से 10 के लिए। ओके। और आप और जैसे 340 फॉर्म नंबर बताया, वो 10 से ज्यादा और 18 से कम जी बच्चों के लिए। ठीक है ना? ओके। और बाकी 302 वाला जो फॉर्म होता है वो तो जनरली हम सब 18 से बड़ी उम्र जो होती है, जो
खुद क्या के खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइक किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, इसके लिए हम पढ़ सकते हैं ना कौन सा फॉर्म? 302 302। नहीं, 302 कोई प्रैक्टिस में फॉर्म नहीं है। 302 है ना सर, एक मिनट। देखिए मुख्य रूप से प्रपोजल फॉर्म तीन ही है, 300, 340 और 360। ओके 340 और 360। मेरे पास सर देखो एक पड़ा है 362 नंबर का फॉर्म दिख रहा है मेरे को। 362 362 नंबर। क्या है फॉर्म वो? ये दूसरा फॉर्म है, सगीरना जीवन माटे माइनर लाइव के लिए रिक्वेस्ट है। सगीरना आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा क्या कहना चाहेंगे। माइनर लाइव्स, हाँ वो एडिशनल कहीं मांगा जा सकता होगा किसी खास पर्पज से, अदरवाइज जो प्रपोजल फॉर्म में है उसका कोई जरूरत नहीं होता है। किसी स्पेशल केस में कुछ मांगा जा सकता हो। कॉमन तीन ही तरह के फॉर्म है सर। ओके ये 300, 340 और 360। जी जी क्लियर है सर। थैंक यू। कई बार प्रशांत जी क्या होता है कि LIC ना अपना इनकम डिक्लेयर करने के लिए एक अलग फॉर्म लेता है माइनर के केस में। जी कई बार ऐसा फॉर्म भी आपसे भरवा लेगी LIC। हो सकता है कि प्रपोजल का इंश्योरेंस से ज्यादा बच्चे का इंश्योरेंस हो रहा हो, उसके लिए एक एडिशनल फॉर्म दिया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से तीन ही फॉर्म है जो कॉमन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। स्पेशल फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म और भी अलग हो सकता है, ऐसा रहता है। और सर एक दूसरा प्रश्न है कि कोई भी हम प्रपोजल फिलअप करते हैं तो अगर हाउसवाइफ के नाम पे हम पॉलिसी लेते हैं जो कुछ उसकी खुद की कोई इनकम नहीं होती है, डिपेंडेंट होती है हस्बैंड की इनकम पे, तो वहाँ हस्बैंड की इनकम हमें बतानी पड़ती है ना? जी हस्बैंड की इनकम बतानी पड़ती है। उसमें कंडीशन एक लागू हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू हस्बैंड सम एश्योर्ड ही मिल पाएगा आपको। यानी अगर हस्बैंड ने जितनी अमाउंट की पॉलिसी ली होगी उतनी मिल पाएगा। नहीं होगी तो हस्बैंड ने तो मिल सकेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हाँ, देना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो आपको पॉलिसी देना है तो उसको अपना इनकम दिखाना पड़ेगा फिर ना। जी तो यानी उसकी इनकम पे उसकी वाइफ को नहीं दे सकेंगे हम? ठीक है, उसके लिए उसका सेल्फ इनकम दिखाना होगा। श्योर। मगर सर अगर वो तैयार हो जाता है, बंदा कस्टमर तैयार होता है तो जो भी सैलरी स्लिप चाहिए जो भी होता है तो वो बोलता है कि भाई आई एम रेडी, मैं ये दिखाने के लिए तैयार हूं और मैं पैसे भरने के लिए मैं तैयार हूं, तो LIC वो अप्रूव करेगी वो प्रपोजल इस तरह का? उस केस में ना LIC डाउट करेगी कि अगर आप इंश्योरेंस में विश्वास रखते तो अपना क्यों नहीं, मिसेज का क्यों? वो भी है। क्या ऐसा तो नहीं कि मिसेज का कोई कांड करने वाला है? ये सही बात है। ठीक है ना। तो जब पॉलिसी हम देते हैं तो हम रिस्क देते हैं ना, तो रिस्क देने वाला ना बहुत चीज सोचता है जो हम और आप नहीं सोच पाते हैं। और अगर आपको लेडीज को देना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेडीज को देना है ना तो उसका इनकम दिखाओ, कुछ तो करती होगी लेडीज, हाथ पैर तो सलामत है, सब ठीक तो है, तो कुछ तो करती होगी, झाड़ू पोछा करती है, घर में काम करती है। जी उसको घर से हस्बैंड सैलरी देते हैं, लिखो ना। आज तो उसी दिन महिला दिवस है। हाँ आज महिला दिवस है सर, सही बात है। क्लियर है सर डाउट्स दूसरे। दोस्तों हम दो बातें और बताना चाह रहे थे कि अगर हम लोगों ने जो जो अपने लक्ष्य रखे हैं 31 मार्च तक या 31 दिसंबर 2021 तक, प्रशांत जी हाथ हटा लीजिए कैमरा के सामने से जी, तो उस लक्ष्य को ना आपको बांटना चाहिए कि आपके पास सिर्फ 10 महीने बचे हुए हैं, शायद 9.5 महीने बचे हुए हैं, या
सिर्फ आपके पास 3 हफ्ते बचे हुए हैं। और अगर मार्च की बात में करूं, जैसे मैं रंजीत जी को ध्यान में रख के बात करूं, तो रंजीत जी ने 1000 पॉलिसी का टारगेट रखा है और 1000 पॉलिसी उनको 31 दिसंबर 2021 तक करना है। तो उनके पास 1000 पॉलिसी करने के लिए 10 महीना समय है। तो इसका मतलब है कि 100 पॉलिसी पर मंथ का बनता है, तो हर हफ्ते का 25 पॉलिसी बनता है। आज 8 तारीख में 25 से 30 पॉलिसी हो जानी चाहिए। आगे जैसे होली वाला माहौल आएगा, एक हफ्ता लोग होली के नशे में चूर रहेंगे, होली से पहले और होली के 4 दिन बाद। उस 8 दिनों में आपका कोई वर्किंग होगा नहीं, पॉलिसी होगी नहीं, सिर्फ बातें होंगी। इसलिए अब आपके पास जो समय बचा है वो मुश्किल से 15 दिन का ही बचा हुआ है। आपको 15 दिनों में 100, 150, 200 जो पॉलिसी निकाल सकते हैं, छोटी बड़ी पॉलिसी आप निकालिए। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जब भी आपके पास प्रपोजल आए, कृपा करके किसी प्रपोजल को हम लोग ना रोकें, उसके प्रपोजल को आगे बढ़ाएं। प्रपोजल को रोकने का मतलब है कि हम बहती गंगा को तालाब बना देना चाहते हैं। जब भी तालाब बनेगी, पानी सड़ जाएगी, बदबू आएगा, कीड़े पड़ेंगे उसमें, उसकी बुराइयां आपके ऊपर आएगी। इसलिए हमेशा जब कस्टमर पेमेंट दे देता है, चाहे पार्सली पेमेंट दे या फुली पेमेंट दे, हमें इमीडिएट इमरजेंसी बेसिस पे उसकी पॉलिसी को तुरंत करके देना है। क्योंकि जब तक पॉलिसी हम नहीं कर रहे हैं तब तक वो असुरक्षित है। क्योंकि जब पॉलिसी का पेमेंट देके हमको और आपको गया है, तो हमारा अपना कस्टमर अपने परिवार को बोला है कि हमने पॉलिसी करा के आया है XYZ से, तो उसके वो परिवार अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। कल होके भगवान न करे, क्योंकि 6 चीज हिंदू धर्म के हिसाब से अपने हाथ में नहीं होता: हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। हम इसमें से ना 6 चीज को कवर करते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ परिवार की पॉलिसी को कवर नहीं करता, उसके हानि को भी कवर करता है, उसके लाभ को भी कवर करता है, उसके जस को भी कवर करता है, उसके अपजस को भी कवर करता है, उसके जीवन को भी कवर करता है, उसको मृत्यु को भी कवर करता है। आपकी जिम्मेवारी एक समाज के सामान्य व्यक्ति वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, पॉलिसी आ गई है, पेमेंट आ गई है, पार्सली पेमेंट भी आ गई है। आप थोड़ा बहुत अपने पॉकेट से डाल के पॉलिसी नक्की करके दो, क्योंकि जब पॉलिसी करके उसके घर में देने जाओगे ना, तो जब देने जाओगे तो उसके परिवार देखेंगे। तो परिवार में कोई बच्चे छोटा, उसको गोद ले लो ना, भैया ये बच्चा मेरा हो गया। अगर मुझसे हाथ से छुड़ाना है तो तुमको 1000 रुपया देना पड़ेगा महीने का, नहीं तो बच्चा मैं ले जाऊंगा। बोले भैया पकड़ तो 1000 रुपया, जा। क्या रहेगा प्रशांत जी? जी सर, है ना? जब दूसरे पड़ोसी के घर में देने जाओ तो तीसरे बच्चे को पकड़ लो, भैया ये बच्चा मेरा हो गया, अब तो इसको मैं ले जाऊंगा घर पे, मैं रखूंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये मुझे पापा कहेगा, आपको चाचा कहेगा। बोला नहीं भैया, इसकी भी तू 1000 पकड़, तू चल यहां से। ठीक है? तो आप बांटो, आप पॉलिसियां बांटो, आप 10 डिलीवर करो, 12 आएगा, है ना? आप 10 जगह, आप बिल्कुल मैं समझ सोचो कि आप पॉलिसी देने जाओगे तो उधर बम फट जाएगा और हम नहीं रहेंगे। नहीं, आप पॉलिसी देने जाओगे तो पॉलिसी आएगा। ठीक है दोस्तों, एक चुटकुला सा लग रहा है मुझे। एक घर में मैं पॉलिसी देने के लिए गया था, की बात है, और जब गया था तो वो संजोग से मुझे नहीं मालूम था कि उसके घर में उसके ससुराल के कुछ लोग आए हुए थे। तो उसके परिवार में उनकी साली भी आई थी, ससुर जी भी आए थे, सासू माँ भी आए हुए थे, और साली न्यूली मैरिड थी। प्रशांत जी, जी, माहौल बड़ा खुशनुमा था वहां का। हम गए उनको पॉलिसी देने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब तिवारी जी हैं, हमारे बीमा करते हैं और बहुत अच्छी पॉलिसी करके लाए हैं। तो सबसे पहले तो मालूम हुआ कि शादी हुई, तो उनको बधाई दिया, जीवन साथी प्रपोज कर दिया। जीवन साथी पॉलिसी, जिंदगी एक के साथ में एक फ्री कर देंगे, और आज ही का ऑफर है, ये मार्च में ही चलेगा। हस्बैंड की पॉलिसी कराओ, वाइफ की पॉलिसी फ्री। जी, ठीक है ना? जीवन साथी के ऊपर प्रेजेंटेशन लिया ना आप लोगों ने? हाँ, गया है ना? दे डाले। ठीक है, उनको अच्छा लगा, अरे वाह, ऐसा हम लोग, यही अभी मौका है। और ये सिलेक्टेड हमें सिर्फ 25 लोगों को करना है।
हमें जो कोटा मिला हुआ है ना, उसे 25 लोगों को ही जीवन साथी कर सकते हैं, और आप गलती से किसी को बता मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड कोटा दिया गया है। ये सब 25 जनों को ही बोलना है, ये 25 जनों को ही बोलना 25 है। जनों को ही बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि कोटा ही 25 का आपके पास, हफ्ते में 25 ही तो पॉलिसी करना है आपको, ठीक है। और कान में बोलना है कि भाई साहब प्रार्थना है, आप किसी को मत बोलना है कि जीवन साथी पॉलिसी एक के साथ में फ्री मैंने कर दिया आपका, प्रशांत जी। ताकि सबको कान में बोल लेगा उसको कि भैया इसने बोला था मुझे, किसी को बोलना मत बस। हाँ बोल, बता दो उसको, वो पक्का बोलेगा, और देखो कैसे मार्केटिंग होती है यार, ये कच्चा आइडिया है, ठीक है। और बार बार फोन करके फिर पॉलिसी दे, फिर फोन करके बोलना कि भाई साहब बताना ना मत किसी को, बोलेगा नहीं, फिर देखना वो 2-4 को बता के ही छोड़ेगा वो, उसको बर्दाश्त नहीं होगा ना। जीवन साथी एक के साथ में फ्री कर दिया हमने, कैसे किया वो तो आप ही जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा समय है, बड़ा अच्छा माहौल है, होली का माहौल है, साला और साली को पकड़ सकते हैं, है ना। हर किसी के ससुराल है, किसी से गिफ्ट करवा दीजिए, किसी के लिए गिफ्ट करवा दीजिए, और देखिए ना कैसे तार से तार जुड़ते चले जाएंगे, और जब आप लाइन खींचेंगे ना तो आप मालूम होगा कि बहुत बड़ा जाल बन चुका है आपके आगे पीछे, ठीक है। तो जी सर। आज का कार्यक्रम समाप्त करें। गेट 1 by 1 लोग टाइम भी तो सर बहुत लेते हैं सर, लेंगे ना लेंगे कभी सर, तो- कमाल कभी- कर, लोग मटका खरीद रहे हैं, गर्मी शुरू हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, लोग मटका खरीदे तो 8 बार पटक पटक के देखते हैं, उंगली मार मार के, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का। प्रशांत जी सही है गलत? सही है सर। अगर आप मुझे भी बोले ना सर आपको पॉलिसी लेनी है, तो मैं भी 5 मिनट के लिए तो मैं सोच में पड़ जाऊं कौन सी पॉलिसी है। तो ये बात सही है कि कोई भी चीज हम लेने जाते हैं तो 2-4 जगह प्राइस पूछते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है या नहीं। एक समय ऐसा भी था कि मुझे कुछ पता नहीं था एलआईसी के बारे में, तो धीरे धीरे मेरे को पता चला, एजेंसी ली, फिर धीरे धीरे समझा रहा हूँ लोगों को। आज की मैं बात करूं, ये मेरे घर पे वो एसी रिपेयरिंग करने के लिए बंदा आया था, 22-23 साल का लड़का था। तो वो जब जा रहा था तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बीमा है, तुमने बीमा करवाया? मुझे बोला कौन सा बीमा? तो मैंने बोला लाइफ इंश्योरेंस। मुझे पता नहीं लाइफ इंश्योरेंस क्या है। मैंने बोला लाइफ इंश्योरेंस भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें, फिर मैंने उसे थोड़ा समझाया डिटेल में, फिर मैंने बोला कि ऐसा हो तो एक काम कर, तू जब फ्री हो, वो बंदा अभी तो उन लोगों की सीजन चल रही है एसी सर्विस की, तो मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली। मैंने बोला कि ऐसा हो तो तुम मुझे थोड़ा समय दे, तो मैं तुम्हें डिटेल में मैं तेरे समझा सकूं, ठीक है, तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो मुझे बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, 1-2 हफ्ते के बाद हम मिलते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत काम है मेरा रहता है। तो होता है कभी कभी कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली होता क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है। नहीं, एक साथ एलआईसी के साथ में जुड़ के मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी तक मैंने 250-200 कस्टमर से मिले होंगे, प्लस एक्चुअली मेरे अपने कस्टमर से। उनको हमें ये नहीं समझाना पड़ा कि एलआईसी क्या है, क्यों है, पैसा मरता है, डूबता है। ठीक है, मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूँ, भाई पैसा नहीं मरता, बस आपको 2 साल पेमेंट करना होगा, और नहीं तो आज ही 2 साल का पेमेंट कर दो, और आपका ये पैसा सुरक्षित 100 साल के लिए, 7 पीढ़ी तक के लिए। ठीक है, ये रहा अच्छा। और मैंने सर 10 दुकान ढूंढे जिसका विजिटिंग कार्ड मैं बनवा रहा हूँ, आगे उसका ऐड होगा, आगे उस दुकान का आइटम होगा, पीछे मेरा ऐड होगा। 4 जूस के कॉर्नर जहां पर हम कैंपेनिंग करने वाले थे, कैंपेनिंग छोड़ देते, वहां पे 3 जूस की दुकान है, तीनों स्टोर बना देंगे हम अपना एलआईसी का। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता रहेगा। ये बात सही है। हाँ,
ये दो चीज तुम्हें ढूंढ के निकाल दिया, 10 का लिस्ट भी आएगा ना, तुम्हें लिखना क्या है मुझे बता देना या मेरे साथ चल देना, मैं आपको छपा के दे दूंगा। क्या सर सही रहेगा सर? बहुत अच्छा तिवारी रहेगा, सर, बहुत अच्छा रहेगा। एक और आइडिया इसमें में हम लोग शेयरिंग करेंगे, वो कल के प्रोग्राम के लिए रखेंगे कि मार्च को झक्कास कैसे बनाएं। ठीक है, उसमें कल मैं आपको 10, 15, 20 आइडिया देने वाला हूं और उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, जिसमें कि आपने जो अपना कियोस्क वाला बोला या बोर्ड बना के देने के लिए बोला ना, एक बोर्ड अगर आप बोर्ड वाले से होलसेल में बात कर लेते हो तो आप बोलोगे हमको 100 बोर्ड बनाना है अपने एरिया में, 100 बोर्ड बनवाना है, 100 दुकान का बोर्ड। लक्ष्मी डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रशांत जी, जी चौरसिया पान भंडार है ना, नवरंग साड़ी भंडार, इस तरह की अगर बात करें 100 दुकान है आपके एरिया में, तो एक तो 100 दुकानदार के पास में अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाना है, प्रपोजल देना है कि साहब मैं आपका को ब्रांडिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? को ब्रांडिंग कर रहा हूं। आप मुझे जिताओ, मैं आपको जिताऊंगा। आप मुझे ग्रांट दो, मैं आपको ग्रांट दूंगा। ठीक है, वो बोलेगा कैसे? अपने को बोलना ऐसे कि आपका जो बोर्ड है वो मैं बनवा के दूंगा, उसमें 70% हिस्सेदारी आपकी रहेगी, 30% हिस्सेदारी हमारी रहेगी बोर्ड के ऊपर, 50-50 जैसे जो भी आपका बात बनता है ना प्रशांत जी? हाँ, 1 मिनट सर, ये बैटरी डाउन हो रही है, 1 मिनट। 3 जने बचे हुए सर, मीटिंग में आज कोई नहीं था सर, सब लोग काम पे लगे, मार्च का महीना है, बेरोजगार लोग बैठे हैं यहाँ पे। सर आप लोग भी काम कर गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर का मुझे पता चला, मेरे जानने वाले डॉक्टर है, फ्रेंड सर्कल में ही है, उनका पापा है अच्छे पोस्ट पे है LIC के, तो बोला तो पापा से ही फिर हमारी दीदी करवाना हो तो पापा तो करते, आपको पता है। अरे सर आप अपना पैसा क्यों पापा को दिखाएंगे, चुपचाप कर दीजिए ना। फिर डॉक्टर वाले से अच्छा रहा एक्सपीरियंस सर, अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है। नहीं, आप इस गलत समय बिल्कुल मत रहिए कि LIC का जो ऑफिसर है वो पॉलिसी करा लेगा, बिल्कुल नहीं कराता है। चिराग तले अंधेरा होता है रंजीत जी। जी। ठीक है, इंश्योरेंस के जो काम करता है ना, जो मछली बेचता है वो मछली नहीं खाता, जूस वाला जूस नहीं पीता भाई साहब। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी में जो काम कर रहा है ना, वो अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी कर रहा है। ध्यान रखिए, आप व्यापारी आदमी हैं, आपको उसको भी खंगालना है, उसको बाप को अलग से खंगालना है, उसको माँ को अलग से खंगालना है और उसको अलग से साफ करना है। तीनों के लिए प्रपोजल अलग अलग ढंग से देने, उससे उसको छुपा देना, उससे उसको छुपा देना, उससे उसे बचा देना है। प्रशांत जी, शायद प्रशांत जी का बैटरी लो हो गया, कोई नहीं सर, खत्म करिए सर, आप भी रेस्ट कीजिए। कल का प्रोग्राम रखेंगे कि मार्च का महीना हम लोग कैसे बढ़िया ढंग से कम मेहनत में ज्यादा काम करें, इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अपने आइडिया आप लोग भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट।